करें शुरू। चलिए आओ इधर देखो एक बार अब। देखिए, जब लिटरेचर की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज लिटरेचर। अभी लिखना कुछ नहीं, अभी समझना थोड़ी देर। मैं बकबक करता रहूंगा, आप सुनते रहना बस, लेकिन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर में बहुत सारी चीजें, अलग अलग कैटेगरी की चीजें हो सकती हैं। लिटरेचर एक प्रकार का मिरर है, मिरर दर्पण है, दर्पण शीशा है। लिटरेचर क्या है? एक प्रकार का मिरर है, दर्पण है, थ्रू विच, जिसके थ्रू वी कैन पीप। पीप का मतलब पीप नहीं है, पीप का मतलब झांकने से है। लिटरेचर इज क्या है? अपने आप में एक मिरर है, दर्पण है, जिसके थ्रू हम झांक सकते हैं इनटू इनटू द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, ट्रेडिशनल, स्टेटस और कंडीशंस ऑफ एन एरा। इसका मतलब लिटरेचर क्या हुआ? लिटरेचर एक प्रकार से एक मिरर इमेज होता है, एक दर्पण होता है, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से वी कैन पीप, जिसमें हम झांक सकते हैं। झांक सकते हैं मतलब हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं किसको? सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, ट्रेडिशंस जो होते हैं, ट्रेडिशनल, स्टेटस और कंडीशन ऑफ एन एरा। यानी किसी पर्टिकुलर एरा में, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप जो होता है, किसी जैसे हिस्ट्री में मान लो कोई समय होता है, आप पढ़ते होंगे इतिहास में कि फलाना फलाना का युग, फला फला का युग। इसका मतलब वहां हमें उस समय की कंडीशन पता लगती जाती होंगी कि वहां उस समय, उस पर्टिकुलर फेज में सोशल एक्टिविटी कैसी रही होंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी रही होंगी, या कल्चरल एक्टिविटी कैसी रही होंगी, या हिस्टोरिकल फैक्ट कैसे रहे होंगे। इसका मतलब वी कांट बाइफरकेट लिटरेचर एंड हिस्ट्री। लिटरेचर और हिस्ट्री को आप एक तरीके से अलग नहीं मान सकते, उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ भी पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, किसी का भी इतिहास पढ़ते होंगे, तो आप पढ़ते होंगे यहाँ इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि फला फला का युग जो है इतिहास साहित्य के हिसाब से बहुत फेमस रहा होगा। उस समय साहित्य बहुत फला फूला होगा, जो फेमस इंपॉर्टेंट साहित्यकार होंगे उनका नाम आपने सुने होंगे। इसका मतलब हिस्ट्री से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो जब आप नाम पढ़ते हैं लिटरेचर के पीरियड्स का, जब नाम पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट पीरियड्स वाला, मोमेंट्स एंड पीरियड्स। तो जो पीरियड्स बनते हैं वो इसी आधार पे बने हैं कि वास्तव में लिटरेचर में उस समय किस प्रकार की कंडीशन रही होंगी, किस प्रकार का एरा रहा होगा, किस प्रकार के लोग रहे होंगे, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही होंगी। अगर आप हिस्ट्री में कहीं भी पढ़ते होंगे, मान लो सपोज करो किसी राजा का, किसी सम एम्पायर, कोई एम्पर है उसका, मान लो काल ऐसा रहा जिसमें युद्ध युद्ध लड़े गए, केवल वार ही वार रहे हों, बहुत सारी लड़ाइयां हुई हों, तो लड़ाई के काल में इंसान साहित्य लिख सकता है क्या? इतिहास शांति काल का दर्पण होता है एक तरीके से, जब शांत होता है ना, शांत, पीस। आदमी को पहले जब पेट आराम से भर जाए, अरे आपके मन में इमोशंस कब निकल के आते हैं बताओ, भावनाएं कब आएंगी? ठाले बैठे इंसान के दिमाग में भावनाएं ज्यादा आती हैं। काम करने वालों को भावनाओं का मौका, जो बिजी रहता है उसको बेचारे को कहां से भावनाएं निकलेंगी? वो हमेशा सारे दिन उसी में खोया रहेगा, उसके पास भावनाएं होंगी नहीं। भावना किसके पास होगी? जो क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब पहले पेट भरा हुआ है उसका, अब उसके पास काम करने को कुछ नहीं है, बढ़िया घर वालों ने कंडीशन ठीक है, पैसे वैसे बढ़िया है, काम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब ऐसी कंडीशन में ही इतिहास का डेवलपमेंट, सॉरी लिटरेचर का डेवलपमेंट ज्यादा होता होगा। सबसे ज्यादा लिटरेचर उस समय लिखी गई होगी या उस समय लिखी जाती होगी जब चारों तरफ क्या होगी? पीसफुल होगा, एनवायरमेंट कैसा होगा? पीसफुल। इसीलिए कभी कभी पढ़ते हैं कि फला फला का एरा जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब जब आप इस लिटरेचर को हम अंग्रेजी में ये बात समझ में आ गई मेरी? यस और नो?
इसका मतलब लिटरेचर को जब आप पढ़ेंगे, आप कोई हिस्टोरिकल बुक पढ़ो, मान लो किसी हिस्टोरिकल बुक पढ़ो, सपोज करो आपने मैकबेथ पढ़ा, मैकबेथ पढ़ा, तो मैकबेथ में जब पढ़ोगे आप, तो मैकबेथ कौन से सन में लिखा गया, कब लिखा गया, तो उस समय की हिस्ट्री की कंडीशन क्या है वो भी आपको पता लग जाएगी। उस समय के लोग कैसे होते थे वो भी आपको पता लग जाएगा। उस समय के लोग कपड़े पहनावा कैसा होता होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। और नालायक लोग थे, धोखेबाज थे, या सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले थे, वो भी पता लग जाएगा। ये पता किससे लगा हमें? किससे? वो मैकबेथ से। किससे पता लगा? मैकबेथ। और मैकबेथ में आई कहां से चीजें वो? अरे वो मैकबेथ में चीजें कहां से आई? मैकबेथ में चीजें कहां से आई होंगी? जो उस समय हिस्ट्री में घटित हो रही होंगी, जो उस समय वहां की सोशल कंडीशन होंगी, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन होंगी, वहां की कल्चरल कंडीशन होंगी, वहां की हिस्टोरिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन होंगी। इसका मतलब इस तरह से अलग अलग ट्रेडिशन ट्रेंड निकल के आते हैं। हाँ, एक बात अलग है कि हर किसी इंसान की सोच, हर किसी इंसान की इमेज जो है, जो ढूंढना चाहता है, वो सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप सब लोग बैठे हैं, आप भी सारे एक सेम तरीके से नहीं सोच सकते हैं। किसी किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा होगा, किसी का इंटरेस्ट हिस्ट्री में ज्यादा होगा, किसी का इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में ज्यादा होगा, और किसी का ट्रेडिशनल चीजों में ज्यादा होगा। इसका मतलब जिस प्रकार का आपका इंटरेस्ट है, यू विल राइट दैट काइंड ऑफ लिटरेचर। आप जो साहित्य लिखेंगे उसी प्रकार का लिखेंगे। तो इसका मतलब बहुत सारे, जैसे आपने पढ़ा कि विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी है, या विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है, या आप जॉन मिल्टन ने क्या है, थोड़ा मतलब जो रिलीजियस रिलीजियस वर्क ज्यादा लिखे हैं। तो हर व्यक्ति की अब थीम है कि वो उस चीज को ज्यादा फॉलो करता है। जैसे आप मान लो किसी का अलेक्जेंडर पोप का नाम सुना हो आपने, सुना है? कोई बात नहीं, सुना है तो ठीक है, नहीं तो आप सुन लो आगे से ना, सुनाऊंगा अभी मैं आपको। अलेक्जेंडर पोप का नाम सुना होगा मान लो आपने, ठीक। जॉन ड्राइडन का नाम सुना हो आपने। तो अब हर व्यक्ति एक जैसा नहीं ले सकता। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जैसा अलेक्जेंडर पोप का इंटरेस्ट है वैसा ही जॉन ड्राइडन का इंटरेस्ट हो, ऐसा संभव नहीं है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, और धीरे धीरे लिटरेचर बनती चली जाती है। इसका मतलब यह होगा कि पर्टिकुलर एज में या पर्टिकुलर एरा में कोई ना कोई चीज ज्यादा पॉपुलर हुई है। जैसे विलियम शेक्सपियर के टाइम में ड्रामा बहुत फेमस हो गए, और विलियम शेक्सपियर वाज अ ड्रामेटिस्ट, इसलिए उसमें ड्रामा ही ड्रामा, चारों तरफ ड्रामा। क्योंकि एलिजाबेथन एज जो है, एलिजाबेथन एज में सबसे ज्यादा लिटरेचर फला फूला। एलिजाबेथन एज इज नॉन एज गोल्डन पीरियड। उसको गोल्डन पीरियड क्यों मानते हैं? क्योंकि एलिजाबेथन एज के समय लड़ाई बड़ाई ज्यादा हुई नहीं, सब शांत थे, आराम से, महारानी को कोई काम था नहीं, तो बुला ले, आ जाओ, तू लिख, क्या लिखना चाह रहा है। नाटक वाटक देखते हैं बैठ के आराम से, हॉल में, सिनेमा में पिक्चर देखते हैं। अभी आपके पास पिक्चर देखने का टाइम है क्या? आप तो तैयारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब नौकरी लग जाओगे तो क्या करोगे बताओ? जो भी देखेंगे आप, तो इसका मतलब उस समय फ्री महसूस करेंगे। तो इसका मतलब जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो उसको उसी कैटेगरी में लिखता चला जाएगा। जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं किसी वर्क का आप, तो वहां आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं कि भाई उस समय का सोशल बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, और ट्रेडिशनल स्टेटस कैसा है। ये सब हमें किसके थ्रू पता लगता है? उस पर्टिकुलर वर्क के थ्रू पता लग जाएगा। दो इट इज पॉसिबल दैट अ पर्टिकुलर वर्क कैन हैव मोर एलिमेंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ज्यादा चीजें शामिल मिल जाएं आपको, क्योंकि जिसमें जिसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा है तो वो ज्यादा चीजें किसकी जोड़ेगा? पॉलिटिक्स की। जिसका इंटरेस्ट कल्चर में ज्यादा है वो किसकी जोड़ेगा? कल्चर की। जिसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक में ज्यादा है वो किसकी जोड़ेगा? इकोनॉमिक की। तो सब चीजें मिलते मिलते और जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? लिटरेचर। इसका मतलब आप कोई एक किताब ढंग से पढ़ लो साहित्य की, और पढ़ने के बाद उसको एनालिसिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि मान लो इस 1500 के आसपास इस प्रकार के लोग हुआ करते होंगे, ऐसे मनी माइंडेड लोग होते होंगे, इस प्रकार एक दूसरे को धोखा देते होंगे। समझ गए? वो सब हमें कौन बताता है? लिटरेचर। बाय दिस आई कैन से दैट लिटरेचर इज अ मिरर। लिटरेचर एक दर्पण होता है जिसके थ्रू विच वी कैन पीप, हम झांक सकते हैं किसके? सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में, हिस्टोरिकल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, और ट्रेडिशनल लाइफ में। ये बात समझ में आई? यस और नो? So if after today someone asks you what is literature, you can easily say that literature is a mirror through which we can peep, ठीक, या वी कैन लुक इनटू, हम देख सकते हैं किसमें। अब वो सारे वर्ड आप ध्यान रख लो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब लिटरेचर की डेफिनेशन है। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन विच यू कैन आइडेंटिफाई फॉर लिटरेचर। आप लिटरेचर को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई आपको? पहला ये तो है लिटरेचर, ठीक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। उसको बोलना बंद हो गया लग रहा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। अब आगे देखिए, अब सपोज करो आप किस नाम को जानते हैं अंग्रेजी में, साहित्य में जिस व्यक्ति को जानते हो ज्यादा, जिसका नाम सुना आपने सबसे ज्यादा? हाँ, बस ऑब्वियसली बात है वही बोलेंगे आप, हैं?
विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। उधर से भी जवाब विलियम शेक्सपियर ही आया, बस उसी को जानते हैं हम। ठीक है, ठीक, आ गया। तो अब मान लो विलियम शेक्सपियर, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम आएगी आगे। अब आपने नाम सुना विलियम शेक्सपियर का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब विलियम शेक्सपियर लिख रहा होगा इंग्लैंड में उस समय इंग्लिश में, तो और कोई लिखने वाला था ही नहीं। ऐसा संभव है क्या कि ओनली वन पर्सन वॉज देयर हु वाज राइटिंग, और वो व्यक्ति कौन है? विलियम शेक्सपियर। ऐसा ही थोड़ी है कि अकेला अकेला विलियम शेक्सपियर होगा, और भी तो लोग होंगे। और किस किस को जानते हो आप? हु इज कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, किसको जानते हो आप? जॉन मिल्टन। कुल मिला के कि नहीं जानते हम ढंग से? हम सिर्फ एक मोस्टली किसको जानते हैं? विलियम शेक्सपियर को। वी नो अबाउट विलियम शेक्सपियर, हम विलियम शेक्सपियर को जान रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या था उस समय, ध्यान से सुनना भी, ये सबसे ज्यादा क्या उस समय पॉपुलर रहा होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर था। तो हम क्या जान रहे हैं कि भाई विलियम शेक्सपियर एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति था, तो इसलिए हमने कह दिया कि एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्या कहा हमने? एज ऑफ, ध्यान से सुनना भी, चार्ट पे ले जाऊंगा बाद में, चार्ट समझ में नहीं आएगा। एज ऑफ विलियम शेक्सपियर क्यों कह दिया? क्योंकि हम जान रहे हैं कि उस समय एक ही फेमस आदमी था जिसका नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। इसलिए उस एज का नाम किस नाम से पड़ गया? एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। जैसे क्रिकेटर खेलते, मान लो जब सचिन तेंदुलकर खेलता होगा तो उस समय क्रिकेटर तो और भी खेलते होंगे, लेकिन एक पॉपुलर नाम किसका? सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि वो उसके एरा में, उसके उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की। तो यहां पॉपुलैरिटी किसकी है? विलियम शेक्सपियर की। तो हम कह सकते हैं कि मैंने इस एज को नाम दे दिया एज ऑफ शेक्सपियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जो लिटरेचर पढ़ेंगे, लिटरेचर का जो चार्ट पढ़ते हैं, उस चार्ट में जो एक नाम आप देखेंगे वो उस समय के सबसे पॉपुलर पोइट या ऑथर या ड्रामेटिस्ट या एसिस्ट के नाम से होगा। एक, समझ रहे हो? एक जो नाम निकल के आएगा वो उसका नाम होगा जो उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा होगा, उसके नाम से हम उसको नाम से जानते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आप, किसी समय में ड्राइडन फेमस रहा होगा तो हमने क्या कह दिया? एज ऑफ ड्राइडन। किसी समय में पोप फेमस रहा तो हमने कह दिया एज ऑफ पोप। किसी समय मान लो जॉनसन फेमस रहा तो हमने कह दिया एज ऑफ जॉनसन। किसी समय वर्ड्सवर्थ फेमस रहा तो हमने कह दिया एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। किसी समय हार्डी फेमस रह दिया तो हमने कह दिया एज ऑफ हार्डी। ठीक, इस प्रकार से अलग अलग नाम हम बोलते चले गए। किसी मान लो किसी एरा के अंदर क्या बोलते हैं आपका, मिल्टन फेमस रहा तो क्या कह दिया हमने? एज ऑफ मिल्टन। तो इसका मतलब अलग अलग नाम से उनकी एज डाल दी। तो एक तो नामकरण इस प्रकार से है कि जो उस समय का पॉपुलर या फेमस राइटर है उसके नाम से हमने क्या कर दिया? उसकी एज डाल दी। नंबर एक पहला। दूसरा, अब जैसे यहां एज ऑफ शेक्सपियर तो हो गई, लेकिन जब विलियम शेक्सपियर लिख रहा होगा उस समय इंग्लैंड में कौन राजा या रानी जो है वो राज कर रही होगी, किसका राज था, किसका सिंहासन पे कौन बैठा था, थ्रोन पे कौन था उस समय, तो दूसरा नाम उसका होता है। मान लो मैं कह दूं कि उस समय कौन थी? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। तो इसका मतलब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये डाल देता है कि एलिजाबेथन एज, और कभी कभी हमने क्या कह दिया? एज ऑफ शेक्सपियर। तो एलिजाबेथन तो क्यों कहा? क्योंकि उस समय वहां की महारानी जो है वो कौन थी? एलिजाबेथ। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री के आधार पे नाम उन्होंने क्या कर दिया? अभी टेबल में समझाऊंगा यही आपको। हिस्ट्री के आधार पे नाम क्या कर दिया? एलिजाबेथन एज। और पोइट फेमस है इसके नाम पे क्या कर दिया? एज ऑफ शेक्सपियर। बात समझ में आ गई? यस और नो? whenever you will see the chart of literary periods you will see two kinds of name that there, दो प्रकार के नाम मिलेंगे आपको। एक on the basis of famous popular writer, फेमस और पॉपुलर राइटर, और दूसरा नाम हिस्टोरिकल तरीके से होगा। हिस्टोरिकल पीरियड में उसको डिवाइड कर देंगे, और हिस्टोरिकल पीरियड के हिसाब से क्या हो गया? ये एलिजाबेथन एज। और तीसरा जो चार्ट आपको इधर दिखाई देगा वो टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगा कि भाई इतने से इतने का समय है, उस समय शेक्सपियर फेमस था और वहां रानी कौन थी इंग्लैंड में? एलिजाबेथ। इस प्रकार से हर पीरियड का अपना अपना क्या बन जाता है? एक चार्ट बन जाता है, और वो चार्ट आपके सामने अभी आप दिखाई दे जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? यस और नो? तो क्या आज के बाद आप ये सोचोगे कि शेक्सपियर के टाइम में केवल शेक्सपियर ही था? नो, शेक्सपियर वाज वन ऑफ द फेमस। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट द एरा और पर्टिकुलर एज इज नोन एज एज ऑफ शेक्सपियर। उसको हम किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से वो चार्ट अलग अलग बन जाते हैं, और ऐसे चार्ट बन के जो आपके सामने तैयार होगा, इसमें तीन चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, अभी आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तीन अलग अलग कैटेगरी लिखी हुई है, जो मैं बता रहा हूं आपको, तीनों चीजें वही। पहला लिखा है इसने लिटरेरी पीरियड्स,
फिर लिखा है अप्रोक्सीमेट डेट्स, और तीसरा लिखा है हिस्टोरिक। बात समझ में आई? यस और नो? तो एक तो हो गया कि भाई यहां से लेके यहां तक, एक हो गया कि उस समय फेमस व्यक्ति कौन था, राइटर कौन था, और तीसरा हो गया उस समय राजा इंग्लैंड में शासन किसका था। उसके आधार पे कितने प्रकार के नामकरण हो गए इसके? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभी देखिए, आप इसको रटना नहीं है, अभी आज के बाद जिंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं आपको चार्ट की। बट पहले मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको समझते जाना, आप सब कुछ याद हो जाएगा आपको। पहले एक बार नॉर्मली समझते हैं मोटा मोटा, फिर डिटेल में अंदर जाएंगे आप। ठीक, समझते जाएगा मेरे साथ साथ। देखिए, सबसे पहले यहां लिखा है प्री चौसरन पीरियड। क्या लिखा है? प्री चौसरन पीरियड। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है चौसर। क्या नाम है? चौसर, जोफ्री चौसर, शॉर्ट में चौसर आपको नाम क्या हो गया? चौसर। ये जो जोफ्री चौसर है, इस चौसर के पहले का जितना भी टाइम है, जब इतिहास में लिटरेचर लिखने के लिए चौसर आया होगा, तो चौसर से पहले का जितना भी टाइम है, उससे पहले के पूरे टाइम को हम किसके नाम से जानते हैं? प्री चौसर। प्री का मतलब पहले, किससे पहले? चौसर से पहले। तो जो चौसर से पहले का पीरियड हो गया वो कौन सा पीरियड हो गया? प्री चौसरन पीरियड। इसका मतलब यहां से पहले पहले यानी चौसर से पहले। तो सबसे पहले कौन हुआ? प्री चौसरन पीरियड। कौन सा पीरियड? प्री चौसरन पीरियड। और उसके बाद कौन आ गया? चौसर। अरे प्री चौसर के बाद तो कौन आएगा? कौन आएगा? पहले कौन? प्री चौसर, उसके बाद, उसके बाद, तो पहले प्री चौसर, उसके बाद क्या हो गया? तो मैं नंबर 1 लिख रहा हूं आपके। सबसे पहले आपने देखा कि क्या हुआ? प्री चौसर। उसके बाद कौन आया? चौसर। कौन आया? चौसर आ गया। दिखाई दे रहा है? एक वर्ड लिखा हुआ है यहां तीसरा, थर्ड, फिर इसी में शामिल हो जाता कई बार ये, फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। मिसलेनी वर्ड बना है मिसलेनियस से। मिसलेनियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की चीजें। क्या? विभिन्न प्रकार की चीजें। तो एक्चुअली क्या था, जब ये एज ऑफ चौसर आई, देखो सबसे पहले प्री चौसर, इसको पूरे को हमने एक नाम इसलिए दे दिया, एक नंबर को प्री चौसर, क्योंकि चौसर से पहले कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर के बारे में हम जानते नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज प्री चौसर। किस नाम से जान रहे हो उसको? प्री चौसर। अभी इसको नहीं देखना, इसको बाद में देखेंगे। अभी इधर वाली याद करवाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चौसर से पहले हमारे पास लिटरेचर का ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए पहला पीरियड क्या कहला रहा है? इकट्ठा करके एक नाम कर दो कि चौसर से पहले पहले ये किताबें आ गई। जैसे एक बुक का नाम बीवुल्फ, सुना होगा, नहीं सुना तो छोड़ो आप। अब तो पहला पीरियड देखो क्या नाम हो गया उसका? प्री चौसर। तो प्री चौसर पीरियड हो गया ये। उसके बाद हमारे सामने दुनिया में यहां प्रकट होके कौन आ गए भाई? चौसर साहब। तो क्या हो गया? एज ऑफ चौसर। जोफ्री चौसर ने बहुत सारे वर्क लिखे इंपॉर्टेंट। एक आपने कैंटरबरी टेल्स का नाम सुना होगा। तो विलियम चौसर, जोफ्री चौसर की बुक जो है वो कुछ चर्चित हुई, इसलिए चौसर को हम एज ऑफ चौसर के नाम से जानने लगे। इस एज ऑफ चौसर के बाद में, यानी 1340 से 1400 में, यहां तक 2 चीज समझ में आई आपको? 1340 में चौसर आया, तो 1340 तक का पीरियड क्या कहलाया? प्री चौसर। 1340 तक का पीरियड क्या कहलाया? प्री चौसर। और 1340 से 1400 तक कौन रहा? चौसर। तो ये पीरियड कौन सा कहलाया? चौसर। तो 500 से लेके 1340 प्री चौसर, और 1340 से लेके 1400 चौसर। जब ये चौसर साहब चले गए दुनिया से, चौसर साहब के जाने के बाद लिटरेचर में एकदम सुनापन आ गया। इतिहास जो है उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब लिटरेचर एकदम गायब हो गया। लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा नहीं गया। तो क्या हुआ कि एक, इसका नाम लिखा ना टोटल्स, एक बुक है जिसका नाम है टोटल्स मिसलेनी। क्या नाम है? टोटल्स मिसलेनी। यानी चौसर से लेके जितने भी सब वर्क हैं चौसर के जाने के बाद में, इस एक किताब में टोटल्स मिसलेनी। मिसलेनी का मतलब मैंने बता दिया, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की। तो अलग अलग पोएमों को, अलग अलग चीजों को उठा के एक ही किताब में टोटल कर दिया। क्या कर दिया? सभी किताबों के सभी वर्क्स को एक ही जगह उठा के टोटल कर दिया, और टोटल करके विभिन्न प्रकार की चीजों को एक बुक में टेक दिया। उस बुक का नाम हो गया टोटल्स मिसलेनी। वास्तव में टोटल खुद का नाम भी है, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि उस समय ज्यादा लिखा नहीं गया, तो सब चीजों को टोटल करके एक साथ मिक्स कर दिया। उस बुक का नाम क्या हो गया? टोटल्स मिसलेनी। तो ये बीच का पीरियड लिटरेचर में बैरन पीरियड कहलाता है। बैरन पीरियड का मतलब यह है कि इस समय साहित्य बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज बैरन पीरियड। इसको किस नाम से जानते हैं? बैरन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो चौसर से लेकर टोटल मिसलेनी वाला ये जो पीरियड है, ये बंजर पीरियड है, बैरन पीरियड है, बिकॉज इसमें स्कैरसिटी थी लिटरेचर की, बहुत ज्यादा लिटरेचर यहां लिखा नहीं गया। सो इट इज नोन एज बैरन पीरियड। इसलिए इसको नाम किस नाम से भी जानते हैं? बैरन पीरियड के नाम से जानते हैं। नाउ टिल दिस प्लेस यू हैव नोन 3 थिंग्स। 3 चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि बिफोर चौसर द एज इज नोन एज प्री चौसर।
किस नाम से जाने जाते हैं? प्री चौसर। 500 से लेके 1340 तक का जो पीरियड है दैट इज नोन एज प्री चौसर। किस नाम से जानेंगे? प्री चौसर। उसके बाद चौसर साहब आ गए, तो 1340 से लेके 1400 तक जो व्यक्ति था उसका नाम क्या है? चौसर। इसलिए दूसरा जो पीरियड हमारे पास आया कौन सा? चौसर पीरियड। चौसर के बाद में पीरियड हो गया खाली, बैरन पीरियड, 1400 से लेके 1557। जब तक विलियम शेक्सपियर इस दुनिया में मतलब सामने अवतरित हुए आपके सामने, तब तक ये सारा पीरियड जो है ये कौन सा पीरियड कहलाता है? बैरन पीरियड कहलाता है। इसका मतलब विलियम शेक्सपियर के आने तक 3 चीजें हमें याद रखनी है। नंबर 1 प्री चौसर, नंबर 2 चौसर, नंबर 3 टोटल मिसलेनी यानी बैरन पीरियड। कितने पीरियड हो गए? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। बोलो वापस, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार और बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। 500 से लेके 1340 प्री चौसर, 1340 से लेके 1400 तक चौसर, 1400 से लेके 1557 तक टोटल मिसलेनी या बैरन पीरियड। ठीक, 3। रेडी? पहला प्री चौसर, दूसरा चौसर, तीसरा। इसकी बातों को समझ गए? चौसर में चौसर फेमस है, प्री चौसर में कुछ बहुत ज्यादा हमारे पास है नहीं, और टोटल मिसलेनी बुक है जिसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ लिख दिया। बुक का नाम है मिसलेनी। मिसलेनी का मतलब हो गया मिसलेनियस। और तब एक महामानव दुनिया में आया जिसको आप जानते हैं, और उसका नाम क्या? विलियम शेक्सपियर। क्या? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है, इसके समय जिन चीजों का सबसे ज्यादा बोलबाला था वो था ड्रामा। क्योंकि महारानी बिल्कुल फ्री थी, और महारानी जब फ्री थी बिल्कुल उस समय, तो महारानी साहिबा जो फ्री होने की वजह से क्या हुआ, इन्हें कहा कि भाई कुछ ऐसी चीज करो ताकि मेरे को मनोरंजन हो जाए। तो विलियम शेक्सपियर ड्रामा लिखने में एक्सपर्ट था। विलियम शेक्सपियर ने क्या कर दिए? ड्रामा लिखते, थिएटर बना दिया, आराम से थिएटर में बैठ के ड्रामा नाटक मंचन होता था, और महारानी बैठ के आराम से नाटक देखती और विलियम शेक्सपियर को शाबाशी देती रहती, और विलियम शेक्सपियर नाटक लिखता चला गया। तो नाटक 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 नाटक, और विलियम शेक्सपियर वॉज एक्सपर्ट इन नाटक, तो इसलिए सबसे ज्यादा फेमस वहां कौन हो गया? विलियम शेक्सपियर। ठीक, ठीक है, विलियम शेक्सपियर यहां फेमस हो गया। तो अगला पीरियड जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर के नाम से। क्या कहलाता है? एज ऑफ शेक्सपियर। इसको हम कई बार क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। एक तरीके से क्लासिकल वर्ड 2-3 बार आएगा अभी आगे, इधर से आप देखेंगे क्लासिकल। इसको क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। क्लासिकल का मतलब जहां पुरानी चीजों को थोड़ा ऐसे रोमांटिक टाइप चीजें वो भी शामिल मान लो, वो सब चीजें जो किस में आ जाती हैं? क्लासिकल में। अभी रुको, आप एक बार इसी को सीख लो, बाद में बताऊंगा क्लासिकल। तो चौथी चीज कौन हो गया हमारी? एज ऑफ शेक्सपियर। कौन हो गया? एज ऑफ शेक्सपियर। लगभग इसकी डेथ होगी तो 1616 में, लेकिन कुछ दिन तक प्रभाव चलता रहा, तो कई बुक्स अलग अलग लिखती हैं इसको। ठीक, लेकिन जो आप ये बुक देख रहे हैं हेनरी हडसन की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस, उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि 1557 से लेकर 1625 तक जो है वो कौन सा पीरियड हो गया हमारा? एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम है मिल्टन। क्या? उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है? मिल्टन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बता देता हूं यहां मिल्टन के पास जाने से पहले। लिटरेचर में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। लिटरेचर में क्या, जीवन में भी 2 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप कोई चिट्ठी विट्ठी लिखते हो, कभी चिट्ठी लिखी कभी आपने किसी को? मैसेज लिखा होगा, तो मैसेज में भी 2 चीज इंपॉर्टेंट हैं। मैं नीचे लिख रहा हूं चिट्ठी। ठीक, क्या 2 चीज इंपॉर्टेंट हैं? नंबर 1, एक तो भाई तू लिख क्या रहा है, एक तो लिख क्या रहा है, वो इंपॉर्टेंट। लिटरेचर में थोड़ा सा आप थोड़ा उस तरह से पढ़ना। लिटरेचर का मतलब लिटरेचर ही होता है, मोथों की तरह लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो तो एक तो लिटरेचर का मतलब है कि आप लिख क्या रहे हैं, व्हाट इज, लिख क्या रहे हैं, इसका मतलब लिख क्या रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर, यानी लिख क्या रहे हैं मतलब विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत मैटर करता है लिखने में, कौन? सब्जेक्ट मैटर। और दूसरा, लिख कैसे रहे हैं, स्ट्रक्चर। बस ये पूरी लड़ाई इन 2 चीजों पे चलती है साहित्य में बार बार। ये जो लिटरेचर आगे चेंज होगी अभी इन्हीं 2 चीजों के अंदर चेंज होती जाएगी। यानी लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट जिन चीजों पे फोकस होता है वो 2 चीजें, एक सब्जेक्ट मैटर और दूसरा स्ट्रक्चर। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ कि आपने जब मैसेज लिखा होगा या लेटर लिखा होगा तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट लगी होगी आपको, सब्जेक्ट मैटर या स्ट्रक्चर? ये डिपेंड करता है कि सामने वाला लेता कैसे उसको। किस पे डिपेंड करता है ये?
सामने किसी, हो सकता है किसी को सब्जेक्ट मैटर पसंद हो, किसी को लगे कि नालायक, इसको पता ही नहीं है, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग ठीक से नहीं आती, तो लिखेगा कहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? यानी कोई कह रहा है कि तुकबंदी में लिखो, कोई कह रहा है मुझे तो वो चीज पसंद है जो दोहे में, तुकबंदी में, राइम स्कीम में लिखी हो। तो एक व्यक्ति, मान लो सपोज करो मैं ही किसी को लेटर लिख रहा हूं, मान लो मैं लेटर लिख रहा हूं किसी को, और मैं लेटर लिखते लिखते अगर मैं ये सोचूं कि लेटर मुझे तुकबंदी में लिखना है, तो जो भावनाएं मैं लिखना चाहूंगा वो भावनाएं नहीं आएंगी, क्योंकि तुकबंदी मुझसे बनेगी नहीं। तो कहना कुछ और चाहूंगा और कह कुछ और चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो चीज कहना चाहूंगा वो चीज सामने वाले तक पहुंचेगी ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे सब्जेक्ट मैटर गड़बड़ा जाएगा। स्ट्रक्चर तो हो सकता है तुम ठीक कर दो, लेकिन जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कुछ लोग, फिर कुछ राइटर ने कहा कि अगर ऐसी बात हो तो लिखने की टाल करो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो पहले स्ट्रक्चर सीखो, स्ट्रक्चर सीख के लिखो। यही लड़ाई चलती रही है, और इसी लड़ाई के आधार पर ये आगे अलग अलग एरा, अलग अलग पीरियड बढ़ता चला गया है। तो देखो यहां ड्रामा लिखा गया एज ऑफ शेक्सपियर के बाद में, उसके बाद कौन आया? मिल्टन। मिल्टन साहब जब आए तो मिल्टन ने कहा कि भाई ये जो तुम प्रेम, लव, सोनेट, फोनेट तुम बहुत लिख लिए, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। किसने कहा? मिल्टन ने, कि ये चीज ड्रामा फ्रामा ये चीज मुझे पसंद नहीं है। मैं थोड़ा अलग प्रकार का व्यक्ति हूं, मैं थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, रिलीजियस व्यक्ति हूं, धर्म को ज्यादा मानता हूं, धार्मिक चीजों को ज्यादा फॉलो करता हूं, इसलिए मुझे धार्मिक वाली, धर्म वाली चीजें ज्यादा पसंद है। मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, ईसाई धर्म को मानता हूं, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी विषय वस्तु ये दरबार बरबार वाली चीजें नहीं होंगी। मेरी विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर जो है वो वास्तव में किससे रिलेटेड होगा? वो दरबार से रिलेटेड होगा। मैं दरबार की चीजों को ही शामिल करना चाहता हूं, मैं उन्हीं को शामिल करूंगा, मैं उनसे बाहर निकलना नहीं चाहता। ये कौन कह रहा है? मिल्टन। तो जब भी आप मिल्टन को पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड में मान लो ऑन इज ब्लाइंडनेस एक पोइम दी गई, सोनेट है, तो मिल्टन को पढ़ोगे तो मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस में यही कहता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इन दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड केप्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास पड़ा है। और लास्ट की लाइन में जाके कहता है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली वेट एंड वॉच, वो भी उसकी सेवा करते हैं जो वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि स्पीड इज किंगली। राजा भगवान जो है उसकी स्थिति जो है वो बहुत किंगली है। बहुत सारे लोग अपने लाइन लगा के खड़े हैं कि इंतजार कर रहे हैं कब मेरा नंबर आए, कब भगवान की मैं सेवा करूं। ऐसी भाषा लिखने वाला व्यक्ति कौन है? मिल्टन। कौन है? मिल्टन ने बताया पैराडाइज लॉस्ट के अंदर की कैसे इंसान ने फल खाया, कौन सा? ज्ञान वाला, और एडम और ईव दुनिया में टपके कहां आ गए? नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद फिर ये सब चीजें, आदमी ज्ञान के साथ ही दूषित हो गया। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं था तब तक ठीक था, नॉलेज मिलने के बाद इंसान गड़बड़ा गया। तो इसका मतलब ये सारी चीजें बताने वाला कौन है? मिल्टन है। तो मिल्टन ने कहा भाई मुझे शेक्सपियर जी आपके ड्रामा वरामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है? रिलीजन में है, धर्म में है। मैं एलिजाबेथ को खुश करने के चक्कर में नहीं हूं, मैं किसको फॉलो करना चाहता हूं? धर्म को फॉलो करना चाहता हूं। तो इसने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ये एज किसके नाम से जानी जाती है? एज ऑफ मिल्टन। यानी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी मिल्टन का कोई दिमाग में आपके आज के बाद जिक्र आए तो समझना कि रिलीजियस पक्का कोई ना कोई चीज होगी जो रिलीजन से जुड़ी हुई होगी। इसका मतलब पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ऑन इज ब्लाइंडनेस, जो भी उसके फेमस वर्क हैं जो याद करोगे आप, वो सब कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव किससे है? धर्म से जुड़ाव है। हालांकि कुछ एक आधे वर्क जैसे एरोपेगेसिया लिखा उसने, लिसिडस लिखा उसने, कुछ ऐसे वर्क भी हैं जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल वर्क भी हैं, लेकिन फेमस मेनली किसके लिए था? रिलीजियस वर्क के लिए था फेमस। कौन? मिल्टन। तो जैसे विलियम शेक्सपियर वॉज फेमस फॉर ड्रामास, मिल्टन वॉज फेमस फॉर रिलीजियस वर्क। प्यूरिटन है अपने आप में। प्यूरिटन का मतलब धर्म को फॉलो करने वाला है, धर्म को मानने वाला है। कौन? मिल्टन। कौन? बात समझ में आ गई? या यूं ही बड़बड़ा रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? तो सबसे पहले कौन आया? प्री चौसर। उसके बाद टोटल मिसेलेनी बैरन पीरियड। 4 नंबर पे विलियम शेक्सपियर, 5 नंबर पे मिल्टन। शेक्सपियर का मतलब ड्रामा है, मिल्टन का मतलब रिलीजियस एक्टिविटी है। ठीक? प्री चौसर में कुछ नहीं है, प्री चौसर ही है। तो बैरन पीरियड का मतलब जहां खाली बंजर का, तो कौन सा पीरियड हो गया? बैरन पीरियड। और बचा हुआ आपका कौन? एक चौसर। तो चौसर के वर्क के लिए जो फेमस है वो कौन सा हो जाएगा? चौसर ने जो वर्क लिखे जनरली उसमें खास बात क्या थी? आर्काइक इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। जो पुरानी इंग्लिश है ना, दाऊ दी, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कौन है? उधर चौसर ही है, वहां इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम है ड्राइडन। ये बहुत फेमस आदमी है, ये भी सर खैर फेमस तो ऊपर वाला भी है, लेकिन ये भी बहुत फेमस व्यक्ति है ड्राइडन, जिसका पूरा नाम है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ये कहता है, जॉन ड्राइडन कह रहा है कि भाई ये तुम क्या लिटरेचर लिख रहे हो, मुझे तो तुम्हारा समझ में ही नहीं आता। कौन कह रहा है? जॉन ड्राइडन।
कि तुम तो सब अज्ञानी हो, मैं ज्ञानी हूं। सुकरात का स्टेटमेंट याद है कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि मैं अज्ञानी हूं। इनका उल्टा है, इनका मानना नहीं कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, मैं, और मैं ज्ञानी हूं इसका मतलब मैं वो लिखूंगा कि जो हमारे पुराने पूर्वज लिखा करते थे। पूर्वज का मतलब वो 64 से पहले की बात, वो बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, 200 बीसी के आसपास जो लोग लिखने वाले थे, यानी जो पहले लिखते थे, पुराने टाइम में लिखते थे, जिनका बड़ा बड़ा नाम था, जिसमें होमर हो गया मान लो, जिन व्यक्ति एक आधा नाम आप जानते हो, तो यानी जो पुराने बड़े बड़े लिखने वाले लोग थे उनको फॉलो करूंगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखूंगा और उन्हीं के नियम से चलूंगा। मैं तो भाई क्लासिकल व्यक्ति हूं, यानी क्लासिकल लोगों को फॉलो करता हूं, मैं तो उन्हीं के अनुसार चलता रहूंगा। और ऐसा जो पीरियड आया वो किसका आया, ड्राइडन का। तो ड्राइडन ने क्या कहा, ड्राइडन कहा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो पुराने टाइम में 200 बीसी के पास लिखने वाले लोग थे, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि हम साहित्य में अगर लिखेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अभी मैंने समझाया आपको, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब अगर तुम लिखना चाहते हो तो केवल राइम स्कीम ऐसी हो कि हीरोइक कपलेट में लिखोगे आप, दो दो लाइन की तुकबंदी में लिखना आता तो लिखो वरना घर बैठ जाओ। ऐसा कहने वाला कौन है, ड्राइडन। ड्राइडन ने एक वर्क लिखा ड्रामेटिक पोइजी, उसमें बहुत सारी बातें उसने समझाई है। उसने कहा कि अगर आप लिखना चाहते हो तो केवल 2 लाइन में, यानी हीरोइक कपलेट टाइप में लिख सकते हो, तब तो लिखने में अपना हाथ आजमाओ, वरना घर बैठ जाओ, आप सब लोगों का यहां लेना देना नहीं है, आप चले जाओ, घर बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है आपका। ऐसा किसने कहा, लोगों ने पूछा तो ऐसा क्या क्यों रहा है भाई, लिखना तो हम भी चाहते हैं। बोला देखो, लिखना वो लोग जानते थे, अभी ऐसे कहना कि लिटरेचर तो कोई भी पढ़ा लेगा, पर पढ़ाना वो लोग जानते थे पहले वाले। तो क्या कह रहा है कि लिखना वो लोग जानते थे जो 200 बीसी में लिखते थे, और उन लोगों का ये मानना था कि हमारे लिए स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना केवल उनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, बल्कि उनका सब्जेक्ट मैटर भी इंपॉर्टेंट था। और क्लासिक किसे कहते हैं, आप किसको कहते हैं क्लासिक, क्लासिक किसको कहते हैं, एक तो क्लासिक का मतलब पुराना होता है, लेकिन सारी पुरानी चीजें क्लासिक थोड़ी हो जाती हैं। आज से पहले मान लो ना क्लासिकल सॉन्ग, पुराने सॉन्ग, तो पुराने सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, उनमें से जो बहुत पॉपुलर हो गए होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्लासिकल। किस में आते हैं, तो ये क्लासिकल किसको कह रहा है, ऐसे पूर्वज, ऐसे एंसेस्टर्स जिसने बहुत अच्छा लिखा होगा, जिनका बहुत अच्छा नाम रहा होगा, उनको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल। क्या कहते हैं, ये कहता है मैं क्लासिकल को वापस जिंदा करूंगा, मैं क्लासिकल को वापस से रिवाइव करूंगा, मैं क्लासिकल्स की थ्योरी को वापस फॉलो करूंगा, मैं उनके ट्रेडिशंस पे चलूंगा, मैं उनके कस्टम्स को अडॉप्ट करूंगा, मैं जब क्लासिकल को वापस लाऊंगा तो मैं नया क्लासिकल बनाऊंगा। इसलिए इसका पीरियड एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं नियो क्लासिकल पीरियड। किस नाम से, तो जब भी ड्राइडन का नाम आए इसका मतलब नियो क्लासिकल है ये। और नियो क्लासिकल क्यों है, नया क्लासिकल, यानी जो लोग क्लासिकल थे उनको नए तरीके से, नए क्लेवर में, नए आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज नोन एज नियो क्लासिकल। किस नाम से जाना जाता है ये, नियो क्लासिकल के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली क्या हुआ, यहां से पहले जब मिल्टन का पीरियड था, ये जो मिल्टन का ड्यूरेशन, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनना ना, सावधानी हटी, फोकस पूरा यहां, तन मन और धन, धन तो तुम दे चुके हो, तन मन से रहो इधर आप, ठीक। ये ग्रामर नहीं है कि वापस वाक्य दोबारा समझा दूंगा, ये समझ में आएगा नहीं, पूरा क्रम ताल चलते रहो यहां से। इसका मतलब जब मिल्टन था तो मिल्टन के समय घटना घटित हुई। मिल्टन के समय घटना क्या घटित हुई कि इंग्लैंड में महाराजा शासन था, जैसे यहां घटना घटित हुई होंगी, बहुत सारे राजा महाराजों से लोग तंग आ गए तो क्या करें लास्ट में, आंदोलन, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन सुना होगा आपने, बूंदी बेगू बहुत पढ़ते होंगे आप, सब जानते होंगे, क्या बताऊं मैं उसको। तो किसान आंदोलन क्यों चले कि लगा होगा कि जो भी जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, शोषण किया, जो भी कर लगाया, चुंगी लगाई, जो भी चौरी कर और फगोरी कर, जो भी जानते हैं सारे आप। इसका मतलब यहां मिल्टन के समय में क्या हुआ, लोगों ने ये कहा कि राजा वाजा फर्जी हैं, ये हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। किसने, मिल्टन ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। मिल्टन के समय में लोगों ने ऐसा कहा कि ये लोग राजा महाराजा जो है बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इनको हटाओ। ऐसा एक ने कहा, फिर दो ने कहा, फिर तीन ने कहा, फिर हजारों कहने लगे, फिर दंगे हो गए। और जब दंगे हो गए तो इंग्लैंड में जो राजा था उस राजा का कत्ल कर दिया गया, वहां पे राजा को क्या कर दिया, मार दिया। जब राजा को मार दिया तो कहा कि भाई अब गद्दी चलाएगा कौन, राजा तो मर गया। तो देखिए जो दुनिया में जो विद्रोह करता है उसको कहते हैं प्रोटेस्ट करना, क्या बोलते हैं। अभी अलग अलग नाम पढ़ोगे आप, क्वेश्चन आएंगे सब, ये जो भी एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, 1000 रुपए का वर्ड है एक, अपने आप में ध्यान रखना, हर वर्ड का क्वेश्चन बनेगा। तो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने वालों ने क्या किया, अब जब राजा मर गया तो बैठे कौन गद्दी पे, तो जो सबसे ज्यादा लीड कर रहा होगा उस व्यक्ति को कहेंगे एक काम कर, तू आ गया और तू लीड कर, अब तू जनता का शासन चला, है ना। जनता का मतलब कौन,
वो कौन सा है दिल्ली वाला मुख्यमंत्री? केजरीवाल। केजरीवाल की पार्टी कौन सी है? आम। आम का मतलब मैंगो यानी कॉमन। कॉमन। कहते जब राजा हट गया तो अब शासन कौन चलाएगा? कॉमन आदमी, मतलब आम आदमी। तो सारा जो संपत्ति है उसके ऊपर, साम्राज्य है उसके ऊपर, अधिकार किसका है? आम आदमी का। इसलिए जो वेल्थ, ये क्या कहलाया? ये कॉमनवेल्थ। क्या कहलाया? तो मिल्टन के समय कोई राजा वाजा उस पे नहीं था, सीट पे। उस समय केवल और केवल जो लोग शासन चलाते थे, उस समय जो पीरियड कहलाता था वो कौन सा पीरियड कहलाता था? कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता था, क्योंकि उस समय राजाओं का शासन नहीं था। तो ये पीरियड कौन से पीरियड के नाम से जाना जाता है? कॉमनवेल्थ के पीरियड के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जान रहे हैं इसको हम। कॉमनवेल्थ है ये, कौन सा पीरियड है ये? कॉमनवेल्थ पीरियड। और इस समय क्योंकि जो जिसने बचाया, जिसने राजा को मारा, जिन्होंने बचाया, जो सबसे लीड करने वाला होगा वो प्रोटेक्ट करने वाला था, यानी प्रोटेस्ट करके उसने प्रोटेक्ट किया। तो बोला अब जो शासन चलाएगा, जो हमारी रक्षा करेगा, वो प्रोटेक्टर कहलाता है। जो सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, कौन कहलाता है? प्रोटेक्टर। इसलिए इस पीरियड को प्रोटेक्टोरेट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम? प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये तय है कि मिल्टन के समय में राजा नहीं थे, मिल्टन के समय में आम आदमी का शासन था और प्रोटेक्टर वहां बैठता था। और एक व्यक्ति फेमस है जिसका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। ये ओलिवर क्रॉमवेल उस समय प्रोटेक्टर था। यही था, यही सब चलाता था। ये कहता था भाई सब आम आदमी की जनता आराम से शासन चलाओ, मस्त रहो, आराम से खाओ पियो। इसका मतलब ये कौन सा वेल्थ है? कॉमनवेल्थ। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटेक्टोरेट पीरियड के नाम से जानते हैं। कुल मिला के बात ये हुई कि इस समय इंग्लैंड में कोई राजा वाजा नहीं था। कुछ दिनों तक तो चलता रहा। ओलिवर क्रॉमवेल मर गया, फिर इसका बेटा आया, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं वापस पलटी और दोबारा से इंग्लैंड में राजा गद्दी पे बैठ गया। मेरी बात सुन रहे हो? इंग्लैंड में दोबारा राजा गद्दी पे, रटोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, जब बोल रहा हूं उसको सुनते जाना। दोबारा इंग्लैंड में राजा गद्दी पे बैठ गया। जब राजा दोबारा गद्दी पे बैठता है, एक बात सुनना, किसी को हटाया, किसी को, किसी को, और उसको दोबारा किसी जगह लाया, मतलब उसको वापस से रिस्टोर कर दिया। क्या कर दिया? उसको उठा के वापस रिस्टोर किया। रिस्टोर का मतलब होता है रेस्टोरेशन। रिस्टोर करना, दोबारा से सेट करना, रेस्टोरेशन कहलाता है। इसलिए जब ड्राइडन दुनिया में आया, ड्राइडन का जब पीरियड आया, उस समय राजा दोबारा गद्दी पे बैठ गया। और दोबारा राजा गद्दी पे बैठा, मतलब इस पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और ये रेस्टोरेशन नाम क्यों आया? क्योंकि वहां इंग्लैंड में दोबारा राजतंत्र स्थापित हो गया, प्रजातंत्र खत्म हो गया। और राजतंत्र स्थापित होने की वजह से ये जो एज कहलाती है, इस हमको एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम है एज ऑफ रेस्टोरेशन। ठीक है? इंग्लैंड में बुक्स में पूछेगा आपको कि एज ऑफ रेस्टोरेशन का मतलब क्या है, और एज ऑफ रेस्टोरेशन किससे जुड़ी हुई है? एज ऑफ ड्राइडन। इसका मतलब यहां दोबारा राजा गद्दी पे बैठा। ये देखो कैरोलाइन एज, अभी समझाऊंगा बाद में, मेरे को याद आ गया इसलिए समझा रहा हूं। तो यहां एज ऑफ रेस्टोरेशन क्यों कहलाई? क्योंकि राजा को दोबारा गद्दी हाथ आई, इसलिए कौन सी पीरियड कहलाया ये? एज ऑफ रेस्टोरेशन। क्या कहलाया? समझ में आया? एक बार एक सेकंड रिकॉल कर लो, पानी पी लेता हूं। सोच लो जो जो बोला मैंने, देखते रहो। बच्चे फोन करें नंबर पे, कोचिंग वाले पे। पास हो गए बहुत सारे बच्चे, सेकंड का रिजल्ट आया, हो गया होगा तेरा भी सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब इधर देखो, बंद करो गेट, बाद में बात करते हैं, बंद करो, इधर आइए आप। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं हम तो। अब आओ, सुनो ध्यान से इधर। तो हमने क्या कहा? एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ ड्राइडन, यहां तक पहुंच गए थे। एज ऑफ मिल्टन में मैंने क्या कहा कि कौन था वहां पे? राजा का राजतंत्र नहीं था, वहां कौन था? कॉमनवेल्थ, यानी आम आदमी का शासन। इसलिए कौन सा पीरियड कहलाया? वो कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाया। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? प्रोटेक्टोरेट पीरियड के भी नाम से जानते हैं। इसमें फेमस व्यक्ति जिसका नाम क्या है? ओलिवर क्रॉमवेल। क्या नाम है? ओलिवर क्रॉमवेल। ये दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट पीरियड। क्या लिखा है ये? कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट पीरियड। यहीं जाओगे तो सीधा सीधा आपको इसी समय में मिलेगा कौन? मिल्टन।
यानी मिल्टन की एज को हम कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमनवेल्थ क्यों आया? क्योंकि वहां प्रजातंत्र था, आम आदमी का शासन था और प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति था, इसलिए किस नाम से भी जाना जाता है? ये प्रोटेक्टोरेट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और एक वर्ड क्या लिखा हुआ है देखो, नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल कौन लेके आया? ड्राइडन। कौन लेके आया? किसको वापस लेके आया? ये क्लासिकल को वापस लेके आया, इसलिए किस नाम से जानते हैं इसको हम? नियो क्लासिकल। और गद्दी पे वापस कौन बैठा? राजा, इसलिए क्या कहलाया? रेस्टोरेशन पीरियड। क्या कहलाया ये? रेस्टोरेशन पीरियड। इज समथिंग क्लियर टू यू और नॉट? जब मैं आपको ड्राइडन बढ़ा रहा था, मैंने ड्राइडन, फिर हम वापस चले गए थे वहां पे। ड्राइडन में मैंने कहा कि ड्राइडन का सबसे ज्यादा जोर ये था कि मैं तो केवल और केवल उन लोगों को फॉलो करता हूं जो कौन है? क्लासिकल हैं। कौन है जो क्लासिकल है? मैं तो क्लासिकल को फॉलो करता हूं और क्लासिकल को वापस से नए तरीके से लाऊंगा, इसलिए क्या कहला रहा हूं? नियो क्लासिकल। और नियो क्लासिकल लोगों की खास बात क्या थी? इनका इंपॉर्टेंट कौन था? स्ट्रक्चर। कौन था? स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर 1 नंबर पे और सब्जेक्ट मैटर 2 नंबर पे। इससे हुआ क्या? इससे एक दो बात। नंबर एक बात तो क्या हुई कि इसमें जो फिर लिखने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम हो गई। क्यों? क्यों कम हुई होगी? क्योंकि हर कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा था। इसका मतलब लिखने वाले लोग क्या हो गए? कम। मैं अभी आपसे ये कहूं कि 4 लाइनें कोई लिखो, ऐसे आप लिख दोगे, लेकिन मैं कहूं कि 4 लाइनें पोइम के रूप में लिखो, तो अभी आपको जोर आएगा दिमाग में। इसका मतलब तुकबंदी करने वाले लोग, स्ट्रक्चर में लिखने वाले लोग क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। तो हर आदमी की पहुंच यहां तक नहीं थी। ठीक, हर आदमी की पहुंच यहां तक नहीं थी। वो सिलेक्शन वालों के बज रहे हैं सबके इनके। ठीक, यहां हर आदमी की क्या, उनके हर आदमी की पहुंच यहां तक नहीं थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर देने से क्या हुआ कि जो लिटरेचर है ये केवल और केवल जिन लोगों तक बचा, वो लोग कौन से कहलाए? अपर क्लास। यानी जिन लोगों तक केवल लिटरेचर सीमित हो गया, वो लिटरेचर केवल और केवल किन तक सीमित हो गया? अपर सोसाइटी के लोगों तक सीमित हो गया। और गांव में कहावत है कि जय की खावे बांकड़ी उनको गाओ गीत। समझ रहे मेरी बात? यानी जिसका खाओगे उसके ही गाओगे। तो अपर सोसाइटी के लोग, अपर क्लास के लोग राजा महाराजाओं के साथ रहते थे, तो इनकी जो बातें थी, इनका जो साहित्य था, वो भी किसके बारे में था? अपर सोसाइटी के बारे में। नीचे के तबके की बात नहीं करते थे। पढ़ना आप लिटरेचर में कभी कोई भी वर्क पढ़ना, ये ड्राइडन वाला एज में आप कोई वर्क पढ़ना, आपको आम आदमी की बात मिलेगी नहीं कहीं। वहां राज दरबार, सब कहानियां, ये सब चाहे ड्राइडन पढ़ो चाहे पोप पढ़ो, इनके वर्क्स में आपको केवल और केवल अपर सोसाइटी के लोगों की बातें मिलेंगी। कोई भी फैशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सारा जो अपर सोसाइटी में है, वो सब की सब कैटेगरी जो है वो सारी की सारी कहां चली जाएगी? अपर सोसाइटी में चली जाएगी। और आम आदमी का लिटरेचर से कोई वास्ता नहीं रहा। ना तो आम आदमी के बारे में बात करते हैं, ना आम आदमी के कल्चर के बारे में बात करते हैं। केवल और केवल जिनकी भाषा लिखते हैं, वो भाषा केवल और केवल किसकी थी? कोर्ट की, यानी दरबार की भाषा थी। दरबार की बात करते थे, दरबार तक ये चीज सीमित थी। किसके समय में? ड्राइडन के समय में। और यही बात चल रही है किसके समय में? पोप के समय में। ड्राइडन और पोप लगभग लगभग मिलते जुलते ही हैं, दोनों की कंडीशन सेम सेम ही है। और ये पीरियड एक नाम से और भी जान रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अगस्टन। अभी बाद में इसको याद करवाएंगे। अभी ये ध्यान रखो, ड्राइडन, ड्राइडन के बाद में कौन आ गया? पोप। तो यहां तक आते आते लिटरेचर मैंने आपको बताया कि केवल और केवल कहां तक सीमित हो गई? अपर सोसाइटी तक। कहां तक? एक बार इसको बोल दूं, थैंक कांग्रेस। करें, इसका मतलब केवल और केवल ये कहां तक सीमित रह गए? अपर सोसाइटी तक सीमित हो गए। उसके बाद एक महामानव प्रकट होता है जिसका नाम है जॉनसन। इसका नाम बेन जॉनसन नहीं है, इसका नाम सैमुअल जॉनसन है। ये बेन जॉनसन नहीं है, इसका नाम क्या है? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। साहित्य में इसका बहुत बड़ा नाम है सैमुअल जॉनसन का। इंटेलिजेंट इसलिए नहीं है कि इसने खुद बहुत कुछ लिखा हो, लेकिन इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया अंग्रेजी में। इसने डिक्शनरी लिखी अंग्रेजी की। जो आप डिक्शनरी देख रहे हैं आज, ये डिक्शनरी इसी की देन है। किसकी? सैमुअल जॉनसन की। यानी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश जो है वो लिखने वाला व्यक्ति कौन है? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन बहुत लंबा हट्टा कट्टा व्यक्ति, काला, बहुत लंबा तगड़ा व्यक्ति था सैमुअल जॉनसन।
इसने एक खास बात थी, इसमें औरों की आलोचना करने की क्षमता जबरदस्त थी। विलियम शेक्सपियर बोले तूने कौन से नाटक वाटक लिखे हैं, तेरा खुद का तो फर्जी कुछ लेना देना ही नहीं है, तूने दूसरे की थीम चुरा चुरा के लिखी है, तूने खुद ने क्या किया। मिल्टन के लिए कह दिया तूने क्या लिखा, धर्म के बारे में लिखा और तूने लिखा ही लिखा क्या है। ड्राइडन और पोप को बोला तुमने क्या किया, तुमने राजाओं के गीत गाए और तुमने किया ही क्या है जीवन में। यानी सबकी व्याख्या करने वाला, सबके बारे में बताने वाला कौन है, सबको बताने वाला कौन है, जॉनसन। इसका मतलब जॉनसन ने क्रिटिकल एप्रिसिएशन किया बहुत सारे लोगों का। जॉनसन ने क्या किया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन किया बहुत सारे लोगों का, और एक लिखी क्या, डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखी। लेकिन ये अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, लेकिन डिक्शनरी के लिए सबसे ज्यादा फेमस हो गया, पर ज्यादा साहित्य का कोई विकास यहां भी नहीं हुआ। और फिर आया एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत सब पसंद करते हैं, पता नहीं आप तो पसंद करते हैं नहीं होंगे, इसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने साहित्य की दशा और दिशा दोनों पलट दी, इसने पूरा चेंज कर दिया लिटरेचर को। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि भाई जॉन ड्राइडन तू एक बात बता, तू सारे दिन स्ट्रक्चर 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 करता रहता है, पोप सारे दिन स्ट्रक्चर 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 करता रहता है? हमें स्ट्रक्चर आता ही नहीं तो हम मर जाएं क्या? अरे तुम स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर, हम क्या करें, हमें आता ही नहीं तो मर थोड़ी जाएं। भावना तो हमारे दिल में भी है, चिट्ठी तो हम भी किसी को लिख सकते हैं। कौन कह रहा है, वर्ड्सवर्थ। तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है तुकबंदी हो तो ही चिट्ठी लिखी जाए, या भावनाएं केवल तुकबंदी में आए, और तेरी तुकबंदी के चक्कर में हमारी भावनाएं तो मर जाएंगी, हम करेंगे क्या जीवन में, इसलिए आए क्या? नहीं, पोइट्री तो अपने आप निकलती है भाई। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, स्वतः ही निकलने वाली, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। यहां तक जब भर जाए गले तक, तब बाहर निकल के आता है जो माल, वो पोइट्री बनती है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, वो फीलिंग्स धक्का देती हैं और बाहर आती हैं। तो भाई इसके लिए ये जरूरी थोड़ी है कि मैं उसमें तुकबंदी ढूंढूं। अगर मैं तुकबंदी ढूंढूंगा तो मेरे साथ गड़बड़ होगी। नंबर एक क्या, कि मैं जो कहना चाहता हूं वो कह ही नहीं पाऊंगा। तो पहली बात तो ये, तुम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर चिल्लाना बंद करो। मेरे लिए स्ट्रक्चर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सबसे पहली बात यह कि जो मैं कहना चाहूं वो पहुंच जाए। इसका मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सब्जेक्ट मैटर। बाहर में जाए तुम्हारा स्ट्रक्चर, मेरे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। कौन कह रहा है, क्या बोला? जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसा बोला तो एक जैसे मेरे साथ वाले और थे कूद गए बीच में, यार हमारा भी नंबर लग जाएगा, हम भी लिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भावनाएं तो सबके मन में थी, अब तक लिख नहीं पा रहे थे। क्यों? स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था, और जब स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था तो सब्जेक्ट मैटर बेचारा दबा पड़ा था। और ज्यों ही, अच्छा फिर दूसरी बात, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा तुम यार राजा महाराजा रानी रानी राजा महाराजा रानी रानी राजा महाराजा उसी के खेल में डूब मर गए क्या? गांव भी हैं, खेत भी हैं, गांव वाले क्या करेंगे बेचारे, जिनके खेत में बगीचा लगा है वो क्या करेंगे बेचारे? गांव की बात कर, पेड़ की बात कर, पक्षियों की बात कर, नहर की बात कर, नदियों की बात कर, गलियों की बात कर। क्या बात, राजा महाराजा राजा महाराजा राजा महाराजा, इसका मतलब फर्जी हो तुम। हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे, मैं लिखूंगा इसका मतलब कॉमन मैन के बारे में लिखूंगा। किसके बारे में लिखूंगा? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन मैन है, और कॉमन मैन का मतलब नेचर है, नेचर का मतलब प्रकृति है। नेचर, इसका मतलब मैं जिसके बारे में लिख रहा हूं वो कौन है, नेचर है। प्रकृति के बारे में लिखूंगा। मेरे वर्क्स में आपको गांव मिलेगा, मेरे वर्क्स में आपको कंट्री साइड सीन मिलेंगे, मेरे वर्क्स में आपको झील मिलेंगी, झरना मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, कोयल मिलेगी, कबूतर मिलेगा, तोता मिलेगा। ये सब कहां मिलेगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। गांव में मिलेगा, कहां मिलेगा? शहर में। बताओ, दरबार में थोड़ी ना मिलना है। इसका मतलब ऐसा सब कहने वाला कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएट्री लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सब्जेक्ट मैटर अच्छा हो तो सब कुछ काम चल जाएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिटरेचर को कहां तक पहुंचाया? आम आदमी तक पहुंचा दिया उसको। अभी तक यहां तक चलते चलते जब आ रहे थे तो आम आदमी का कोई लेने देना। मैकबेथ किसके बारे में है? मैकबेथ, मैकबेथ मैकबेथ के बारे में भाई। डंकन के बारे में, डंकन राजा, मैकबेथ उसका सेनापति। एज यू लाइक इट किसके बारे में? ड्यूक सीनियर, ड्यूक राजा महाराजा। किसके बारे में बताओ? ओथेलो। सब ये सब बड़े बड़े सोसाइटी, आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहे सब। जूलियस सीजर, कोई भी नाम ले लो आप, हेमलेट, सब किसके बारे में? अपर सोसाइटी के बारे में। अबेसलोम एकिटोपोल अपर सोसाइटी के बारे में। रेप ऑफ द लॉ अपर सोसाइटी के बारे में। ठीक, मतलब आम आदमी का तो कहीं जिक्र ही नहीं करते हो, तो आम आदमी मर जाए क्या? तो इसको जिंदा करने का अस्तित्व है, ये सब किसके पास जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री की डेफिनेशन है, इसने लिटरेचर को बहुत ब्रॉड कर दिया। और इसने जो वर्क लिखे, इसने लिखा उसको ब्लैंक वर्स में। बेलार्ड, जैसे ब्लैंक वर्स का मतलब कि मान लो भाई कह रहे ठीक है 2 लाइन नहीं मिले तो 4 को मिला लो, पहली को तीसरी से मिला लो, दूसरी को चौथी से मिला लो, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बिना मिलाए काम चला लो। ऐसा कौन है?
ऐसा कौन है? कौन है? किसके बारे में लिख रहा है? कॉमन मैन के बारे में। किसके बारे में लिख रहा है? नेचर के बारे में। किसके बारे में लिख रहा है? सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर गायब हो गया है। स्ट्रक्चर नो, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर है ही नहीं, स्ट्रक्चर तो होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर तो क्या बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएंगे। भाई ऐसे में और पोइट्री में थोड़ा अंतर तो होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गायब ही कर दो कि गुरुजी फिर तो चिट्ठी लिख पड़ा भी हूं कैटेगरी में आ गया। निबंध इस कैटेगरी में नहीं आएगा। निबंध तो क्या है? प्रोज है। और हम बात कर रहे हैं किसकी? पोइट्री की। तो ठीक है भाई, थोड़े बहुत हम उसको भी देख लेंगे, पर हम ज्यादा किसको देखेंगे? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के साथ नो समझौता। और ये कह रहे थे कि स्ट्रक्चर के साथ नो समझौता। तो यहां से यहां पैराडिम शिफ्ट हो गया एकदम, बिल्कुल यहां से यहां बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। किसने? वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ ने पूरा क्या किया? इसको चेंज कर दिया। किसने चेंज किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बात समझ में आई? यस और नो? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे बड़ा रोल, जब भी विलियम वर्ड्सवर्थ आपके दिमाग में आए तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मतलब समझना नेचर। डेफोडिल्स एक पोएम है ग्रेड फर्स्ट के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की। डेफोडिल्स किससे जुड़ी हुई है? नेचर से। ऐसा नहीं है कि उठा के टिका देंगे आपको, पागल थोड़ी है सिलेबस बनाने वाला। सिलेबस वाले ने ऑफ स्टडीज डाला बेकन का, क्योंकि बेकन फेमस किसके लिए? ऐसे के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की डाली डेफोडिल्स, क्योंकि फेमस किसके लिए? नेचर पोइम के लिए, है ना? क्यों भाई? विलियम शेक्सपियर फेमस है किसके लिए? नाटक के लिए, इसलिए उसका डाला मैकबेथ और एज यू लाइक इट। ऐसे थोड़ी उठा के डाल दिया। चार्ल्स लैम्ब फेमस है ऐसे लिखने के लिए, उसका ऐसे डाल दिया उठा के। जो फेमस होगा वही बिकेगा। और अलग अलग एरा में अलग अलग लोग क्या है, अपने आप में वो फेमस रहे होंगे। तो इस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिटरेचर को आम आदमी तक पहुंचा दिया। और वैसे भी इसको लेक पोइट के नाम से जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और इसके साथ दो चार लोग और होंगे जो किस नाम से जाने जाते हैं? लेक पोइट के। पिछली बार क्वेश्चन भी आया है, मैंने बताया भी, लेक पोइट के नाम से उसको हम जानते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है? टेनिसन। क्या नाम है? टेनिसन। टेनिसन भी बहुत फेमस हुआ। टेनिसन की पोएम थोड़ा ये वापस वही लिटरेचर का थोड़ा सा यहाँ डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आया, कौन? हार्डी। कौन आया? थॉमस हार्डी। इसका नाम क्या है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी मेरी तरह दुखी, मैं तो दुखी नहीं, खैर थॉमस हार्डी थोड़ा तो आई एम नॉट दुखी, ठीक। थॉमस हार्डी थोड़ा मतलब उसका देखने का नजरिया अलग है जिंदगी को। थॉमस हार्डी फिक्शन के लिए ज्यादा फेमस है, उपन्यास। थॉमस हार्डी को लगता है कि भाई आदमी के हाथ में कुछ ही नहीं है, सब कुछ भाग्य तय करता है। फेट, फेट एंड चांस। थॉमस हार्डी के जब भी कोई वर्क पढ़ोगे तो एक ही बात है, फेट एंड चांस, कि भाई आदमी खराब नहीं है, भाग्य खराब कर देता है, किस्मत खराब कर देती है। तो थॉमस हार्डी सारी चीज किस पे डाल देता है? फेट एंड चांस पे। चाहे मेयर ऑफ कैस्परीज पढ़ोगे इसका तो उसमें दिख जाएगा, फेट हेंचार्ड बेचारा फेट एंड चांस के चक्कर में मर जाता है लास्ट तक। तो थॉमस हार्डी जो है ये किसके लिए फेमस था? फेट एंड चांस की कैटेगरी को डिनोट करता है। और थॉमस हार्डी जो है मेनली फेमस किसके लिए था? उपन्यास के लिए। तो यहां तक अगर आप करते करते आओगे तो कुल मिला के 8-10 व्यक्तियों के नाम पे मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर, मोटा मोटा ढांचा जो है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे थोबड़े में थोड़ी, माथे में फिक्स हो। थोबड़ा तो यहाँ है, ठीक। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? ऑनलाइन वाले सो गए क्या? 1 घंटा हो गया मेरे को बक बक करते। चलो, अब मैंने कहा कि सबसे पहले भाई तुम्हें एक व्यक्ति जिसका नाम ध्यान रखना है वो है प्रीचोसर। इसका कोई नाम नहीं, जो सोसर से पहले होगा वो कौन कहलाएगा? प्रीचोसर, ठीक। और जब प्री के बाद में तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैन खुद ही आ जाता है। तो मैन कौन आएगा? चौसर। चौसर के बाद में जगह गड़बड़ हो गई, कुछ लिखा नहीं गया, इसलिए खाली पीरियड कहलाए, इसलिए किस नाम से भी जानते हैं इसको? बैरन पीरियड के। बैरन के बाद में एक हमेशा जब भी खालीपन आता है तो फिर कोई बड़ा तूफान आता है, और खालीपन के बड़े तूफान में आना हुआ व्यक्ति कौन हो गया? शेक्सपियर। शेक्सपियर ने ड्रामे व्रामे बहुत लिख दिए, धर्म का कहीं जिक्र नहीं आया। तो इसके बाद कौन आ गया? जॉन मिल्टन। कौन आ गया? कौन आ गया? जॉन मिल्टन। मिल्टन में राजा वाजा को मार दिया उसने। मिल्टन के बाद तुम्हारा व्यक्ति दोबारा राजा गद्दी पे बैठा तो कौन आ गया? ड्राइडन। ड्राइडन। ड्राइडन के साथ साथ इसी का एक दोस्त है, उसका नाम है अलेक्जेंडर पोप। क्या नाम है? तो उसके बाद एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर पोप। पोप के बाद में महामानव जिसका नाम है सैमुअल जॉनसन। तो कौन आ गया? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के बाद एक फिर जो बहुत अच्छा है, प्यारा सा आदमी जो लिटरेचर में नेचर को लेके आता है, वो कौन आ गया? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन आ गया? विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बाद में किसी को जिंदगी में टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कौन आया? टेनिसन, ठीक। और उसके बाद में आ गया हार्डी। कहता है ठीक है भाई, नहीं टेंशन, सब भाग्य के ऊपर डाल दो, इसलिए कौन? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी कहता है जिंदगी बहुत हार्ड है, इसलिए मैं थॉमस हार्डी हूं, ठीक है। कौन? थॉमस हार्डी। ये क्या हार्ड है लाइफ, इसलिए मैं हार्डी। कौन? थॉमस हार्डी।
कुल मिला के 11 नाम आपको याद रखने हैं, जिससे आपको एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एंड आई श्योर यू दैट यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक इन लिटरेरी पीरियड्स इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिटरेचर। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि लिटरेचर पढ़ने और पढ़ाने में आनंद तभी आएगा जब आप चीजों को ग्रेस्प करते जाएंगे। रट्टा मार पद्धति से जिंदगी में कोई कामयाब नहीं होने वाला। लिटरेचर को समझना है, साहित्य को, और समझोगे तो ही उसको पकड़ोगे। एक बार देख लो, तोते की तरह तैयार करूंगा तुम्हारे को, तोते की तरह, गारंटी है मेरी। शर्त यह है कि तुम्हारा ध्यान यहीं रहे, घर में ध्यान रहा, और यहां सिर्फ मेरा थोबड़ा देख रहे हो तो कुछ नहीं होना तुम्हारा। ऑनलाइन वाले बोल तो दो, कुछ तो बोलो। सदमे में हो कि सब समझ में आया है? याद करो, सुनूंगा भी इसको, स्लाइड बंद करूंगा, ऊपर मुंह करवा के पूछूंगा भी। बावड़ा इतना कौन बैठना क्लास में? अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो अपना इंस्टीट्यूट संभालता था एक लड़का, आप तो पुराने बच्चे तो जानते भी होंगे, गणेश को जानते हो? कौन कौन जानता है गणेश? जब यहाँ मेरे पास अंग्रेजी पढ़ने आया था तो बिल्कुल जीरो अंडा, उसको कुछ नहीं आता था ढंग से। अभी लाइव में बोल रहा हूँ, थोड़ा ठीक नहीं है, बाई चांस गलत सोचे हो। उसका सेकंड फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया है, आज सेकंड ग्रेड में भी हो गया, और थर्ड ग्रेड में भी हो जाएगा। तीनों में सिलेक्शन हो रहा है उसका, तीनों ग्रेड के अंदर, तीनों में। एक दूसरा लड़का कल वो जीवाराम आपके सामने बैठा था, आया था, उसका सेकंड ग्रेड में भी हो गया, थर्ड ग्रेड में हो गया, फर्स्ट का अभी देगा, आपकी बार फर्स्ट में भी हो जाएगा। जो भी हो रहा है सब ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है। शर्त ये है कि आपको, ये बैठा है इसका भी दोनों में हो गया, सेकंड ग्रेड में भी हो गया, थर्ड ग्रेड में भी हो गया, और फर्स्ट में भी हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे, लेकिन मेन बात यह है कि आपको तैयारी करनी है। देख देख के बस बंदर की तरह। अभी एक लड़का या बाढ़ मेरे से बाहर मेट्रो स्टेशन पे नौकरी करता है, काम करता है, मतलब जॉब में लगा हुआ है। क्या लगा था? स्टेशन मास्टर बोल रहा था, क्या लगाऊं? यू कह रहा सर पूरी, पहले अभी रिकॉर्डेड आपकी देख नहीं, लाइव क्लास देख नहीं पाता हूँ, लाइव वाला खरीद रखा है, पर पिछली बार कहीं किसी कोचिंग का मैंने कोर्स खरीदा था, नाम अपन तो किसी का लेते नहीं है। तो उसके बाद लेकिन फर्जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब आनंद आ रहा है, बस वो नोट्स दे दो मेरे को, लिखने में जोर आता है, तो फोटो कॉपी लेने आया था नोट्स की अभी। तो मतलब कुल मिला के बात ये कि मैं आपको कह रहा हूँ कंटेंट में, सब्जेक्ट मैटर में, गारंटी के साथ यहाँ कह रहा हूँ आपको, विश्वास के साथ, कि कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त यह है कि आप उसको मन से याद करते रहें, और बाकी तो कतई घूम लो दुनिया में, कुछ कोना उतारो, यही होगा जो भी होगा। चलिए, तो सबसे पहले कौन हुआ बोलो? प्रीचोस। नहीं, मैं तो देख कर सभी बोल दूंगा। सबसे पहले कौन? याद करने में सहूलियत है। प्री के बाद तो अगला कौन? ठीक, समझ रहे हो? प्री के बाद चौसर। और चौसर, चौसर जानते हो आप? ऐसे चौसर, गांव में चौसर किसको बोलते हैं? पासा। गांव में, अब जैसे, अब तो मेरे को क्या समझ में भी आ गया, अब तो चीजों को याद भी होगी, पहले याद नहीं हो रहे थे ना, तब ऐसे ही करते थे कि भाई गांव में जब पासा खेलेगा सारे दिन बैठ के, तो लिटरेचर लिखेगा कौन? तो लिटरेचर वैसे ही खत्म, तो खाली पीरियड तो आ रहा ही है, कौन सा? बैरन पीरियड। तो पहले कौन सा? प्री चौसर, उसके बाद चौसर, उसके बाद बैरन, उसके बाद शेक्सपियर, उसके बाद मिल्टन, उसके बाद डाइडन, उसके बाद पॉप, उसके बाद जॉनसन, जॉनसन, उसके बाद वर्ड्सवर्थ, उसके बाद टेनिसन, और उसके बाद हार्डी। इधर देखो अब, इधर देखो जरा अब, क्या लिखा है? प्री चौसर पीरियड कहां से लेके कहां तक है भाई? 500 से। अच्छा, ये थोड़े थोड़े अलग अलग चेंज वेंज मिलेंगे आपको, वो क्या क्या चेंज है मैं सब समझा दूंगा। एक बार आप तो मोटा मोटा जो दिख रहा है उसको याद कर लो आप। प्री चौसर पीरियड का मतलब 500 से लेके 1300, 500 से 1300, 500 से 1300, ठीक।
बिल्कुल फिट है, 1400 तक एंड हो जाएगा, तो 1340 से 14 तक कौन हो गया? चौसर। 1340 से 1400 कौन हो गया? चौसर। कौन हो गया? चौसर। उसके बाद 1400 लेके 1557 टोटल्स मिससेलेनी। उसके बाद चौथा एज ऑफ शेक्सपियर 1557 से 1625, 1625 से 60 तक एज ऑफ मिल्टन, 60 से लेके 1700 तक एज ऑफ ड्राइडन, 1700 से 1745 एज ऑफ पॉप, एज ऑफ पॉप। उसके बाद एज ऑफ 1798, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1798। 1798 वैसे भी याद रखना आप, 1798 में किताब लिखी थी लिरिकल बैलाड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वैसे भी एग्जाम में आती है बार बार। लिरिकल बैलाड्स एक बुक है जिसमें दो व्यक्तियों ने अपनी अपनी पोएमों को उसके अंदर लिखा। चलो थोड़ा बता देता हूं, मेरे को याद आया, देखो। एक मैंने अभी आपको नाम बताया था सैमुअल, और एक है विलियम। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, लंगोटिया यार। सैमुअल जॉनसन और विलियम वर्ड्सवर्थ तक पक्के दोस्त, बचपन से ही दोस्त थे, साथ थे। इन्होंने दोनों ने प्लान किया कि यार हम नेचर को देखते हैं, दोनों नेचर के बारे में लिखना चाह रहे थे। सैमुअल जॉनसन भी और विलियम वर्ड्सवर्थ भी, दोनों नेचर के बारे में लिख रहे थे। कह रहा ठीक है तू भी लिख मैं भी लिखूं। तो दोनों किसकी बात लिख रहे हैं? वैसे भी देखो पहले कौन आया? जॉनसन, उसके बाद कौन आया? वर्ड्सवर्थ। तो लगभग लगभग ये नेचर के बारे में लिख रहे हैं दोनों, ये भी नेचर के लिए लिख रहा है, ये भी नेचर के लिए लिख रहा है। पर एक फर्क था दोनों में। विलियम शेक्सपियर कहता है कि नेचर जो है भाई मेरे माता पिता की तरह है। कौन? सॉरी, वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है नेचर मेरे माता पिता की है, नेचर मेरे लिए सब कुछ है। मैं रास्ते में चल रहा हूं, चलते चलते मान लो जंगल में जा रहा हूं, पेड़ की टहनी मेरा पैर टिक गया और मैं गिर गया, और पढ़ के मैं उठा, तब मुझे महसूस हुआ कि नेचर मेरे पिता की तरह मुझे सिखा रहा है, देख बेटा देख के चल, जीवन में आगे नहीं तो ठोकर लगेगी, मर जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा कौन कर रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर के साथ मजा आता था, पिता की तरह ट्रीट करता था, तो उसको लगता था नेचर जो है मुझे कभी भी नुकसान है। सैमुअल जॉनसन कहता है भाई नेचर अच्छा तो मेरे को भी लगता है, पर नेचर फर्जी है, डरावना है नेचर। डरावना कैसे? कि एक बार चल नहर के पास, तालाब के पास, या बड़े समुद्र के पास, उसमें कोई जहाज जाएगी तो जहाज को खा जाएगा कौन? नेचर। या फिर नेचर में कभी कभी मुझे गांव में ना भूतनियां वूतनियां चुड़ैल वुड़ैल ये दिखाई देती हैं। क्रिस्टाबेल पोइम पढ़ी होगी आपने किसी ने, है ना? कुबला खान, क्रिस्टाबेल, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये सब सैमुअल जॉनसन की है। सॉरी, मैं भी क्या बोल गया, गलत बोल रहा हूँ, फर्जी है ये, एस टी कॉलरिज। हाँ, इसको ठीक करो, नाम गलत ले दिया मैंने। एस टी कॉलरिज, एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो एस टी कॉलरिज क्या कहता है कि मेरे को नेचर डराता है, और विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरे को नेचर अच्छा लगता है। तो इन दोनों ने लिख के कहता ठीक है तू तेरी वाली टेक्निक से लिख, मैं मेरी वाली टेक्निक से लिखता हूं। और दोनों ने अलग अलग वर्क लिखे, और दोनों ने वर्क लिखे उसको एक किताब में छापा, उस किताब का नाम है लिरिकल बैलाड्स। क्या नाम है? एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने जिस किताब को लिखा, सॉरी जिस पोएम्स को लिखा, उसको एक ही किताब में पब्लिश कर दिया। उस किताब का नाम क्या है? लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स जो है, लिरिकल बैलाड्स के अंदर केवल और केवल नेचर से रिलेटेड पोइम है, जिसमें एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की पोइम है, और ये लिखी गई 1798 में। इसलिए 1798 से ही ये कहा जाता है कि जो नेचर की एज है वो कहां से शुरुआत होती है? उसकी 1798 से शुरुआत होती है। और यहां भी आप देखेंगे तो इस एज की शुरुआत देखिए कहां से हो रही है? 1798। तो 1798 में जिस बुक का पब्लिकेशन हुआ उस बुक का नाम है लिरिकल बैलाड्स। बैलाड्स। तो लिरिकल बैलाड में कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की बुक जो है वो, दोनों की किताबें और पोएम उसमें छपी हुई थी। अब इसको आप उतार लो यहां से एक बार, यहां लिख लो, इधर इधर लिखो लिटरेरी पीरियड, और इधर लिखो अप्रोक्सीमेट डेट्स, ऊपर लिखो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हेडिंग डालो अब, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये वाला उतारना नहीं है आपको, ये वाला ही उतारना है केवल, दोनों ये भी बाद में बताऊंगा, इसको उतारो आप। ऊपर हेडिंग डालो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हेडिंग डालिएगा पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं सेकंड ग्रेड पर लिस्ट में आ गया हूँ। 204 जो है बट सर आपके शिष्य की 288 नंबर है।
सर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपका कर्ज है सर, अब मौका कब मिलेगा इसको उतारने का सर। थैंक यू सो मच सर। टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइट। आई मिस यू सर।
अभी लिखा ही नहीं। इधर वाला थोड़ी लिख रहे हो। तो अभी तो बोले थे कर लिया। तो सबने थोड़ी कर लिया, आपने कर लिया तो। कर दूं? कहाँ तक? तो एक ही तो करे से तो 74 तक ही। एक में ही बस बस। कर दूं? अरे थमक करके रहे सो। ये टेबल याद होगी तो तुम्हारा सबका सिलेक्शन है पक्का। इसी से हो जाएगा, और क्या होगा इसी से क्या। क्योंकि इसी टेबल को पढ़ेंगे लिटरेचर में, अब करेंगे क्या अपन थोड़ा डिटेल डिटेल करके। कर दूं और ऊपर थोड़ी। कौन दिखना चाहिए? हार्डी। हार्डी तो नीचे नीचे है, वो दिखेगा। ये लो। ज्योति यादव के 340 नंबर आए। तुम्हारे बैच में थी क्या ज्योति? तेरे कितने? 35। 70 नंबर ज्यादा आ रहे हैं कट ऑफ से बच्चों के, 70 मार्क्स। कट ऑफ से 70 नंबर ज्यादा।
कर लिया? अरे थमक के बीर बुलाड़ी खिचड़ी पकड़ा दी मेरे समझ को नहीं रहे हो। कहाँ पे है? कहाँ पे पहुंचे? कौन सा है? वर्ड्सवर्थ? जिसने लिख लिया वो याद कर लो, जो लिख रहा है उसको लिखने दो, आपस में बात मत करो। इधर वाला मत लिखना। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया सबने? लो एक बार इधर देखो, वापस बता देता हूं अब इसको, मोटे रूप से अब याद हो गया होगा तुम्हारे को। इधर देखो अब। सबसे पहले बोलो प्री चौसर पीरियड। कौन सा पीरियड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 बार समझा रहा हूं, आपको याद करनी पड़ेगी बार बार। प्री चौसर पीरियड का मतलब हो गया 500 से लेके 1300, 500 से 1340। उसके बाद एज ऑफ चौसर 1340 से 1400। उसके बाद बैरन पीरियड, ठीक, 1557 तक। उसके बाद 1557 से 1625 कौन सा? एज ऑफ शेक्सपियर। 25 से 60 एज ऑफ मिल्टन। और पूरे 1700 तक एज ऑफ ड्राइडन। उसके बाद एज ऑफ पॉप, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक, एज ऑफ टेनिसन, एज ऑफ हार्डी। खास बात क्या क्या है अब एक एक की बताते जाओ। इधर चौसर से पहले के पीरियड को हम प्री चौसर के नाम से क्यों जान रहे हैं? क्योंकि पर्टिकुलर कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर का डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ था, तो भाई सबसे पहले जो फेमस व्यक्ति आया उसी के नाम से कहने लगे भाई इससे पहले पहले का आइटम तो ये है, फिर बाद में ये आ गया, इसलिए उसको किस नाम से जान रहे हैं हम? प्री चौसर। चौसर को किस लिए जान रहे हैं चौसर के नाम से? क्योंकि चौसर के समय में इसका बहुत ज्यादा प्रसार हुआ, लिटरेचर लगा कि पहली बार व्यवस्थित ढंग से लिटरेचर पढ़ी जा रही है, इसलिए चौसर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक, किसको? चौसर को। ये फादर एक तरीके से लिटरेचर का, ठीक है। तो इसको इसलिए क्योंकि चौसर के समय में पहली बार व्यवस्थित लिटरेचर हमारे सामने आई। और फिर मैंने बाद में क्या बताया कि चौसर के बाद एकदम से क्या गया? एकदम से डाउनफॉल आया। और ये डाउनफॉल क्यों आया होगा? देखिए मैंने आपको कहा कि जब संसार यानी दुनिया पीस और रेस्ट में होगी, शांति से और आराम से रह रही होगी, तभी लिटरेचर ज्यादा लिखा जाता है। इस समय बहुत सारी उथल पुथल थी यहाँ, और बिकॉज ऑफ द लिटरेचर ज्यादा लिखा नहीं गया, इसलिए पीरियड क्या कहलाया? ये बैरन पीरियड कहलाया। क्योंकि ज्यादा लिखा नहीं गया था, इसलिए इसको चौसर से लेकर टोटल मिसलेनी तक क्या कर दिया गया? इसको बाइंड कर दिया गया, उसको उसी में समेट दिया गया। उसके बाद क्या आ गया? आपकी एज ऑफ शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर इसलिए कह रहे हैं कि उसमें शेक्सपियर बहुत फेमस हुआ, और शेक्सपियर वाज फेमस फॉर हिज ड्रामाज, और सेकेंडरी हम कहें तो किसके लिए? सोनेट्स, ठीक, 154 सोनेट्स। अभी पढ़ेंगे सोनेट तो पता लगेगा आपको। उसके बाद हमारे पास कौन आया? एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन वाज अ
रिलीजियस पोइट। कैसा पोइट? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड, ठीक। लिसिडस, एरोपेगेशिया, पेंसेरेसो, अल्सेरो, इसकी सब वर्क हैं, ठीक, किसके? मिल्टन के। और ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये सब इसी का है। उसके बाद कौन आ गया? एज ऑफ ड्राइडन, ठीक है। एज ऑफ ड्राइडन का एक फेमस वर्क है एबेसलॉम एंड एकिटोफेल। एबेसलॉम एकिटोफेल का क्वेश्चन अब की बार पक्का आएगा एग्जाम में, पूछेगा कि कौन सी बुक किसने लिखी है, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि ड्राइडन ने एक बुक लिखी जिसका नाम एबेसलॉम एंड एकिटोफेल है। उसके बाद आ गया पॉप। पॉप जो है उसकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रेप ऑफ द लॉक। अलेक्जेंडर पॉप हु रोट रेप ऑफ द लॉक, ठीक। और ये रेप ऑफ द लॉक किस लिए फेमस है? क्योंकि क्या लिखा इसने, जो अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक के रूप में फेमस है। किसके रूप में? मॉक एपिक है ये। और आपके एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है कि मॉक एपिक क्या होता है, मॉक एपिक कहते किसे हैं। तो मॉक एपिक ध्यान रखना है, मॉक एपिक के हिसाब से बहुत फेमस है। जॉनसन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जॉनसन ने क्या लिखी है? डिक्शनरी लिखी है, डिक्शनरी के लिए फेमस है। और उसके बाद कौन है हमारे पास? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ तो बस एक ही बात रखो, कैसा पोइट है? नेचर पोइट। कैसा पोइट है? नेचर पोइट। और एक और कुछ याद रखो नहीं रखो, लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ, साथ में इसका दोस्त जिसका नाम क्या है? एस.टी. कोलरिज, ठीक। दोनों का लिरिकल बैलाड्स। और इसका टाइम क्या है? 1798। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड भी उस समय। उसके बाद आ गया टेनिसन, और लास्ट में आ गई एज ऑफ हार्डी, ठीक। यहां से यहां तक आप चलेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है? द प्रेजेंट एज। अभी प्रेजेंट एज को और आगे कर दिया, क्या? मॉडर्न पीरियड। प्रेजेंट एज को इसको थोड़े टुकड़ों में बांट दिया, क्या? मॉडर्न पीरियड। फिर मॉडर्न से और आगे चले गए, क्या? पोस्ट मॉडर्न। क्या हो गया? पोस्ट मॉडर्न। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। तो मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, वो आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी दे रखा है, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसी को आगे बांटा है प्रेजेंट एज को, क्योंकि इसको कहां से ले गए इन्होंने? देखो 55 तक, अब हम कहां आ गए? 2000। तो इसका मतलब यहां तक का जो लिटरेचर है वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बार आया हुआ है कि व्हाइट टाइगर बुक किसकी है? अरविंद अडिगा की बुक है व्हाइट टाइगर। करंट बुक, करंट कोई भी पूछ लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब लास्ट तक हम कह सकते हैं मॉडर्न, और मॉडर्न के बाद में क्या आ जाता है? पोस्ट मॉडर्न। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, क्लियर है। अब थोड़ा सा एक बार इधर आते हैं हम, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करूंगा, बाकी ज्यादा नहीं, इसको बाद में कल पढ़ेंगे। एक बार इधर थोड़ा सा देखो, इधर क्या लिखा हुआ है अभी? ये स्टोरिक पीरियड। क्या लिखा हुआ है? स्टोरिक पीरियड। अगर आप लोगों को इधर वाला याद हो गया तो आप आज की उपलब्धि कंप्लीट है। याद हो गया सबको ये? सबको? अभी पूछूंगा एक बार, थोड़ा सा इधर बता दिखाता हूं आपको, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है? देखो इधर, एंग्लो सेक्शन। और क्या लिखा है? एंग्लो नॉर्मन। ये क्या लिखा है? मिडल प्लेटगेनेट और एंग्विन पीरियड। ये क्या लिखा है? लेटर प्लेटगेनेट। ये क्या है? अर्ली ट्यूडर। ये क्या है सब? एक्चुअली ये सब अलग अलग जो राजा महाराजा उनकी क्या बोलते हैं उनको? वंश है, वंशावलियों के आधार पर उनके नाम पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पड़ जाए राठौड़ वंश, फलाना वंश, तो यहाँ कौन सा हो गया? देखो ट्यूडर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? ट्यूडर। ये सबसे पहले लिखा है एंग्लो सेक्शन। पहले इसको समझो, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन। नॉर्मन ये सब, ये एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, ये जर्मन साइड जो है वहां की प्रजातियां हैं ये, ठीक है। एंग्लो सेक्शन वहां मतलब जैसे प्रजाति होती है ना, यहाँ जैसे यहाँ भील हो गए, सहरिया हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, इसी प्रकार वहां क्या है? ये एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन, ये नॉर्म है। उन्हीं के नाम के आधार पे ये क्या हो गया? एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। यानी उस समय जो है ये जो प्रजातियां थी फेमस, उन्हीं के नाम पे इनके नाम पड़ गए, और नाम क्या हो गया? एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। समझ गए आप? ठीक, जो जातियां जो थी उनके आधार पे इनका नाम हो गया। उसके बाद एक डायनेस्टी आ गई, कौन सी? प्लेटिगेनेट डायनेस्टी। तो पहले देखो स्टार्ट, मिडिल और लेटर, यानी पहले मिड में यहां ही आ गई थी एंग्लो प्लेटिगेनेट, उसके बाद मिडिल प्लेटिगेनेट और लेटर प्लेटिगेनेट। इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का वंश आ गया। और उसके बाद कौन सा वंश आया? ट्यूडर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? ट्यूडर डायनेस्टी, ठीक। ट्यूडर के बाद में देखो, ट्यूडर डायनेस्टी में एलिजाबेथ भी ट्यूडर डायनेस्टी की है। एलिजाबेथ जो है वो कौन से डायनेस्टी की है? ट्यूडर डायनेस्टी। एलिजाबेथ जो है वो ट्यूडर डायनेस्टी बिलोंग करती है। उसके बाद ये क्या लिखा है? जैकोबियन एज। इसका भी क्वेश्चन पिछली बार आया भी है क्वेश्चन, और मैंने यहाँ क्लास में करवाया भी कि जैकोबियन एज का यही क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि जैकोबियन एज का नाम जैकोबियन क्यों पड़ा हुआ है, कि जैकोबियन किसके लिए पड़ा है? जेम्स फर्स्ट की वजह से, ठीक है, जेम्स की फर्स्ट की वजह से। तो जैकोबियन एज, और यहीं क्या लिखा हुआ है? एज ऑफ रेनेसा।
उसके बाद क्या आ गई, कैरोलाइन एज। ये चार्ल्स फर्स्ट, ये चार्ल्स फर्स्ट था, इसी की हत्या हुई थी, इसी का मर्डर किया था चार्ल्स फर्स्ट का। इसी का मर्डर करने के बाद राज सिंहासन खाली हो गया था, और दोबारा जब गद्दी पे बैठा तो क्या हो गया, बोलो, एज ऑफ रेस्टोरेशन। उसके बाद क्वीन एने, इंग्लैंड में महारानी बनी क्वीन एने। अलेक्जेंडर पोप जो है अपने रेपदोलक में इसी का जिक्र करता है, क्वीन एने का। उसके बाद जॉर्जन किंग आ गए, अर्ली जॉर्ज, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्जियन पीरियड, मिडिल जॉर्जियन पीरियड और लेटर जॉर्जियन पीरियड। उसके बाद आ गया एज ऑफ रिवोल्यूशन। एज ऑफ रिवोल्यूशन क्या, क्रांति, रिवोल्यूशन हुआ, अचानक से किसकी तरफ चले गए, नेचर की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, एज ऑफ रिवोल्यूशन। और लास्ट में क्या है, विक्टोरियन एज। इसी को डिटेल से थोड़ा सा, डिटोल नहीं डिटेल, देखो इधर, इसी को डिटेल से इधर लिखा हुआ है। इसको आप देखोगे तो यहाँ आपको अलग अलग राजाओं महाराजाओं के नाम दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है क्या, टेबल ऑफ द सोवरेन सिंस द कॉन्क्वेस्ट। देखो ये क्या है, नॉर्मन किंग्स, क्या लिखा हुआ है ये, तो नॉर्मन नाम क्यों पड़े, क्योंकि नॉर्मन प्रजाति के राजा थे, इसलिए हिस्ट्री में किस नाम से जान रहे हैं उसको, नॉर्मन पीरियड। नॉर्मन किंग कौन है, विलियम, हेनरी फर्स्ट, स्टीफन। आपको नहीं पूछेगा, नेट वेट की तैयारी करो तो कई बार पूछ लेता है उसमें। उसके बाद देखो प्लेटिगेनेट किंग्स। उसके बाद क्या हो गया, हाउस ऑफ लंकासायर। लंकासायर अभी भी इंग्लैंड में डालो, पता लग जाएगा जगह। लंकासायर में और योर्क वारों में लड़ाई चलती रही, ये कहें हम राजा, ये कहें हम राजा, इनकी लड़ाई चलती रही बीच में। और ये लड़ाई कब चल रही है, देखो जरा समय देखो, 1399, 1413, वार ऑफ रोजेज, लड़ाई चलती रही कि हम राजा, वो कहें हम राजा, हम राजा, हम राजा, वो मारा, वो मुझे, लिटरेचर लिखा ही नहीं गया, इसलिए क्या कहला रहा है ये, बैरन पीरियड। तो बैरन पीरियड यही था। और इस बैरन पीरियड के बाद में हाउस ऑफ योर्क के बाद में ट्यूडर वाले लोग आ गए होंगे, और ट्यूडर आ गए तो लिटरेचर वापस फेमस हो गया होगा। कौन सी डायनेस्टी आ गई, ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी कौन सी, देखो एलिजाबेथ आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है ये, एलिजाबेथ। उसके बाद क्या आ गई, स्टुअर्ट डायनेस्टी। और फिर देखो ये द हाउस ऑफ मैनओवर, इसमें आ गए जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, और ये अभी एलिजाबेथ। मर गई क्या एलिजाबेथ, मर गई ना, ये मर गई, उसी का नाम लास्ट नाम लिखा हुआ है ये एलिजाबेथ। अभी ये भी चली गई, अब है नहीं एलिजाबेथ, ठीक। ज्यादातर महिलाएं महिलाएं दिखती इसमें, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड के परिवार में एक बीमारी चलती है, वहां आदमी ज्यादा जीते नहीं, मर जाते हैं तुरंत। कारण पता है उसका, कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक। दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, ठीक है, थैंक यू।